आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस साल आप लोगों का 2 बार एग्जाम होने वाला है। एक एग्जाम होगा आप लोगों का नवंबर दिसंबर में और एक एग्जाम होगा आप लोगों का मार्च अप्रैल में। तो नवंबर दिसंबर का जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको इस चैप्टर के कंप्लीट कंसेप्ट को बताऊंगा और साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बताऊंगा। और यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्रिकी कंसेप्ट से बताऊंगा ताकि बाद में आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। तो देखिए, अभिकारक को इंग्लिश से हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट और उत्पाद को इंग्लिश से कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट। देखिए, अगर हम लोग साइंस का बात करें ना, तो साइंस में जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसे हम लोग तीर चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, मतलब तीर चिन्ह के द्वारा इसे हम लोग सूचित करते हैं। तो देखिए, जो हमारे पास तीर चिन्ह होता है, तीर चिन्ह के इस साइड में चाहे कोई तत्व हो या फिर कोई यौगिक हो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। और तीर चिन्ह के इधर जो भी हो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। देखिए, बात सिंपल है। तीर चिन्ह के इधर वाला को हम लोग अभिकारक बोलेंगे और तीर चिन्ह के इधर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर एक तीर चिन्ह है और यहाँ पर जल है। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा, क्योंकि तीर चिन्ह की इस साइड में है। और जो तीर चिन्ह की इस साइड में है, जैसे कि जल है, तो जल हमारा क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। बात सिंपल है। बात समझ में आया कि नहीं आया? माने तीर चिन्ह की साइड में जो होगा इसे हम लोग अभिकारक बोलेंगे और तीर चिन्ह की साइड में जो होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, अभिकारक में क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या यौगिकों को अभिकारक कहते हैं। जो अभिकारक होता है ना, ये हमेशा क्या होता है? तीर चिन्ह के बाएं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में होगा। तीर चिन्ह के लेफ्ट साइड में होगा। जो उत्पाद है क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है। और जो उत्पाद होता है ये हमेशा तीर चिन्ह के दाएं ओर यानी कि राइट साइड में होता है। बात को समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे हमें क्या पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और यहां पर आप जितना भी रासायनिक अभिक्रिया देख पा रहे हैं ना, हर एक चीज को यहां पर मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। आपको कोई सा भी यहां पर अभिक्रिया रटना नहीं है, कोई सा भी डेफिनेशन आपको रटना नहीं है। हर एक चीज को यहां पर मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। एकदम आप हर एक चीज को एकदम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। देखिए, एक्चुअल में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, जैसे कि मान के चलिए यहां पर लिखा रहेगा कि C+O2, यहां पर एक अभिक्रिया दे देगा C+O2 से CO2। आपको बताना है कि ये कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन, आपको बताना है। इस प्रकार से आपको अभिक्रिया दे दिया जाएगा और आपको बताना है। या फिर आपको ऐसा दे दिया जाए कि CaCO3, यहां पर तीर चिन्ह दे दिया जाएगा CaO प्लस CO2, आपको बताना है कि ये कौन सा अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप रट के जाएंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, इस ट्रिक को देखेंगे ना, तब आप कभी भी जिंदगी में गलत नहीं करेंगे और आप सही आंसर देकर घर आएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग अभिक्रिया में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया जिसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया जिसे हम लोग अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इतना चीज हम लोग पढ़ेंगे। और हर एक चीज को कैसे पढ़ेंगे बाबू बताइए? तो ट्रिक से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, खाली आप ट्रिक को देखते चलिए, फटाफट आप आंसर दे चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए, कुछ नहीं है, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल है ना, 3 एग्जाम्पल को देखिए। संयोजन में आपको इतना जानना है कि तीर चिन्ह के इस साइड में आपका मात्र एक ही टो होगा। तीर चिन्ह की इस साइड में अगर आपका एक ही टो है ना, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। तीर चिन्ह के इस साइड, तीर चिन्ह की इस साइड अगर आपका एक ही टो रहे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। बात खत्म। ये भी संयोजन है, ये भी संयोजन है, ये भी संयोजन है। वियोजन में चलते हैं थोड़ा सा। वियोजन में क्या होगा? तीर चिन्ह की इस साइड में आपका एक टो होगा। तीर चिन्ह के इस साइड में अगर आपका एक टो है ना, तब जान जाइए कि ये हमारा वियोजन अभिक्रिया है। बात क्लियर? संयोजन में क्या है? तीर चिन्ह के इस साइड में है आपका। वियोजन में आपका क्या है? तो तीर चिन्ह के इस साइड में है। आपको
एकदम याद रखना है, आपको समझना है। एक्चुअल में कहा जाए ना तो संयोजन में क्या होता है, आपका उत्पाद एक ठो होगा, आपका जो उत्पाद होगा क्या होगा, एक ठो होगा। और अगर वियोजन में बात करें तो अभिकारक हमारा एक ठो होगा। तो अभिकारक उत्पाद आपको ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको बस सिंपल सा याद रखना है कि अगर आपका तीर चिन्ह के इस साइड में अगर आपका एक ठो रहे तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। और अगर आपका तीर चिन्ह के मैं आपको बता देता हूं, तीर चिन्ह के अगर आपका इस साइड में रहे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। बात खत्म, कुछ भी रटना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखिए बच्चे विस्थापन अभिक्रिया और द्वि विस्थापन अभिक्रिया में कंफ्यूजन में आ जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि हमें अब क्या आंसर देना है। देखिए बात सिंपल है विस्थापन और द्विविस्थापन में। देखिए बात रहा यहाँ पर विस्थापन या फिर द्विविस्थापन, यहाँ पर तो विस्थापित तो होगा ही होगा। एक्चुअल में क्या होता है, देखिए कोई तत्व क्या करता है, अपना स्थान को छोड़ता है और दूसरे के स्थान पर जाकर बैठ जाता है। मतलब यहाँ पर तत्व विस्थापित होते हैं, मतलब एक तत्व उठकर दूसरे के स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर यही कहानी है। बात समझ में आया? माने एक तत्व रहेगा, जैसे मान के चले कोई एक तत्व है जो यहाँ पर बैठा है ना, अब यहाँ से क्या करते हैं, ये उठकर कोई मतलब यहाँ पर जाकर बैठ जाता है और इसको बाहर निकाल देता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कंडीशन बनता है, आप इस प्रकार से इस चीज को याद रख सकते हैं। देखिए अब बात रहा किस तरह पहचानेंगे कैसे कि विस्थापन अभिक्रिया हमको पहचानना कैसे है। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया में एक्चुअल में होता क्या है, बात को समझिए। विस्थापन अभिक्रिया में हमारा क्या होगा, एक तत्व होगा और एक यौगिक होगा। बात को समझिए, विस्थापन अभिक्रिया में हमारे पास एक तत्व होगा और एक यौगिक होगा। और ये जो एक तत्व है ना, ये क्या करता है, यहां से किसी एक को उठा देता है और इसके स्थान पर आकर बैठ जाता है। आप खुद देखिए, यहाँ पर Fe है, हमारे पास ये एक तत्व है और ये CuSO4 ये क्या है, तो ये एक यौगिक है। ये Fe क्या करता है, Cu को बाहर निकाल देता है और इसके स्थान पर बैठ जाता है। देख लीजिए FeSO4 प्लस Cu। बात क्लियर हो गया? यहां पर अगर आप देखेंगे, देखिए Zn क्या आपका एक तत्व है और CuSO4 आपका क्या है, तो एक यौगिक है। ये Zn क्या करता है, Cu को बाहर निकाल देता है और इसके स्थान पर आकर खुद बैठ जाता है। आप यहां पर देख लीजिए। बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में आज से किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं होना चाहिए। इसमें एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है। ये जो तत्व होता है क्या करता है, इस यौगिक से किसी एक तत्व को उठा देता है और इसके स्थान पर आकर खुद बैठ जाता है। बात क्लियर, कहानी खत्म। इस अभिक्रिया को देखिए, यहां से क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं। यहां पर ये जो CuSO4 है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है कैसा होता है, तो नीला रंग होता है। कैसा होगा, नीला रंग। और यहां पर ये जो FeSO4 बन जाता है, यानी कि जो फेरस सल्फेट बनता है, इसका जो रंग होता है क्या होता है, हरा रंग होता है। इस बात को आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। क्लियर है, बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब यहां से हम लोग बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि विस्थापन अभिक्रिया जो होता है हमारा, विस्थापन में हमारा एक तत्व होता है और एक हमारे पास यौगिक होता है, ये मैंने आपको बताया। और ये जो तत्व होता है क्या करता है, इस यौगिक से किसी एक तत्व को उठा देता है, इसको मतलब बाहर निकाल देता है और खुद इसके स्थान पर आकर बैठ जाता है। यहां पर क्या होगा, ये जो यौगिक है और यहां पर ये जो यौगिक है, देखिए द्विविस्थापन में क्या होता है, दोनों आपका यौगिक ही होगा, दोनों आपका क्या होगा, यौगिक होगा। और यहां पर क्या होता है, कोई एक तत्व यहां से और कोई एक तत्व यहां से, मतलब यहां पर ये जो तत्व रहेगा, ये जो तत्व है ये यहां पर आकर बैठता है और ये जो तत्व है ये आकर यहां पर बैठ जाता है। मतलब दोनों अदला बदली करता है। देखिए यहां पर एग्जांपल को, जैसे Na2SO4 है, ये हमारा क्या है, एक यौगिक है। BaCl2 है, ये क्या है, एक यौगिक है। यहां पर ये Ba क्या करता है, Na की जगह पे आ जाता है और ये Na क्या करता है, Ba की जगह पे आ जाता है। देखिए Ba आ गया ना Na की जगह पे और बी आ गया Na की जगह पे और Ba की जगह पे कौन आ जाता है, Na आ जाता है। तो BaSO4 और NaCl का निर्माण होता है। मतलब आपको यहाँ पर सिंपल सा ही आपको याद रखना है कि अगर द्विविस्थापन बोला जाएगा तो आपका दोनों यौगिक रहेगा और दोनों स्थान का अदला बदली करेगा। और अगर विस्थापन रहेगा सिर्फ तो आपका एक तत्व होगा और एक आपका क्या होगा, यौगिक होगा। और ये जो तत्व होगा ये क्या करेगा, यहां से किसी एक तत्व को हटाएगा और इसके स्थान पर आकर खुद बैठ जाएगा। और द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इस बात को आपको याद रख लेना है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से पहचानेंगे। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारा तीर चिन्ह होता है ना, तीर चिन्ह के इस साइड में हमारा या तो ऊष्मा होता है या फिर ऊर्जा होता है। मतलब देखिए कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर तीर चिन्ह के इस साइड में अगर हमारा ऊष्मा रहे या फिर ऊर्जा रहे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। जैसे देखिए नीचे हमारे पास दो एग्जाम्पल है, जैसे ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये हमारा तीर चिन्ह है, यहाँ पर भी ये हमारा तीर चिन्ह है। और देखिए तीर चिन्ह की इस साइड में यहाँ पर हमारा ऊष्मा है और यहाँ पर हमारा ऊर्जा है। मतलब ये दोनों हमारा क्या है, तो ये दोनों हमारा है ऊष्माक्षेपी रासायनिक
रासायनिक अभिक्रिया। मतलब बात सिंपल है। क्या बात सिंपल है कि तीर चिन्ह की अगर हमारे इस साइड में ऊष्मा रहे या फिर ऊर्जा रहे तो ये हमारा हो जाएगा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। देखिए यहां पर क्या होता है, ऊष्माशोषी में क्या होगा, तीर चिन्ह के इस साइड में आपका या तो ऊष्मा होगा या फिर ऊर्जा होगा। बात समझ में आया। ऊष्माक्षेपी में इस साइड में आपका होता है, देखिए ऊष्माक्षेपी में आपका इधर होगा, ठीक है, ऊष्माक्षेपी में आपका तीर के इधर होगा, और ऊष्माशोषी में आपका क्या होता है, तीर के इस साइड में होता है, मतलब तीर के लेफ्ट साइड में होगा। ऊष्माशोषी में आपका तीर के लेफ्ट में होगा और ऊष्माक्षेपी में आपका तीर के राइट साइड में होगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए ये जो ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया है इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। मतलब अगर तीर चिन्ह के ऊपर में अगर हमारा ऊष्मा या फिर ऊर्जा रहे, यहां पर दो केस बन रहा है। पहला क्या है कि तीर चिन्ह के इस साइड में हो या फिर अगर तीर चिन्ह के ऊपर में हो, दोनों तरीका, ठीक है। अगर दोनों प्रकार से किसी भी प्रकार में अगर हो तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। मतलब बात को समझ लीजिए, या तो हमारा ऊष्मा ऊर्जा तीर चिन्ह के इधर होना चाहिए या फिर तीर चिन्ह के ऊपर होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल जैसे कि दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, तीर चिन्ह की इस साइड में है, इसका मतलब ये ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पर तीर चिन्ह के ऊपर है, इसका मतलब भी क्या है कि ये हमारा ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया है। बात समझ में आया। देखिए यहां पर कभी कभार इस तरह से भी दिया जा सकता है। यहां पर मैं इरेज करता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां पर देखिए क्या है, CaCO3 प्लस ऊष्मा, यहां पर तीर चिन्ह है, फिर CaO है प्लस CO2 है। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CaCO3, यहां पर तीर चिन्ह दे देंगे हम लोग, यहां पर CaO रहेगा प्लस CO2 रहेगा, और इधर ये जो प्लस ऊष्मा है इसको हम लोग इधर भी माइनस ऊष्मा करके लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार, अगर इधर देखिए तीर चिन्ह की अगर इस साइड में अगर माइनस ऊष्मा रहे ना, अगर माइनस ऊष्मा रहे तब भी ये क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। मतलब दो बात, या तो हमारा तीर चिन्ह के इधर प्लस ऊष्मा हो या फिर तीर चिन्ह के इधर हमारा क्या हो, माइनस ऊष्मा हो, तो ये हमारा ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया होता है। कुछ इस प्रकार से भी इसको लिखा जाता है, लेकिन अधिकतर आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब हम लोग बात करते हैं उपचयन अभिक्रिया। इसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, और इंग्लिश से इसे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक होता है अपचयन अभिक्रिया, इसको हम लोग कहते हैं अवकरण अभिक्रिया, और इसे इंग्लिश से हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात सिंपल है, एक जगह पे आपको उपचयन लिखा हुआ मिल रहा है और एक जगह पे आपको अपचयन मिल रहा है। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊ का और यहाँ पर अ का अंतर है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, लेकिन डेफिनेशन में तो बहुत सारा अंतर है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे उपचयन अपचयन, यहाँ पर बच्चे लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कैसे क्या करेंगे क्या नहीं, तो बहुत ही सिंपल, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आप ट्रिकी कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं। जैसे उपचयन है, इसका इंग्लिश होता है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से आपका बात होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन से किसका बात होता है, आपका ऑक्सीजन का बात होता है। तो यहाँ पर उपचयन में एक्चुअल में ऑक्सीजन का योग होता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पर हम लोग और डिस्कस करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश से हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश से हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। देखिए यहां पर नाम है इसका ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन से आपका आता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं O2, ठीक है। यहां पर एक्चुअल में होता क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया में या तो ऑक्सीजन का योग होगा, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। अगर तीन में से कोई सा भी अगर एक चीज हो जाए, या तो ऑक्सीजन का योग हो जाए, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाए, तो इसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया। मतलब तीनों में से कोई अगर एक सा भी हो जाता है ना, तब इसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। यहां पर आप देखिए एग्जांपल है, आप समझ सकते हैं। जैसे यहां पर C है, यहां पर O2 है, तो यहां पर क्या बन गया, CO2 बन गया। एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो C है ना, इस C के साथ इस ऑक्सीजन का योग हो गया, मतलब C के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब ऑक्सीजन का यहां पर योग हो गया। और जब ऑक्सीजन का योग होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसी प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जैसे Mg अलग है, ऑक्सीजन भी अलग है, यहां पर MgO बन जा रहा है, मतलब Mg के साथ ऑक्सीजन यहाँ पर योग कर जाता है, मतलब जुड़ जाता है। मतलब ये जो अभिक्रिया है क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। अभी आपको मैं आगे और अच्छे तरीके से बताऊंगा, पहले आप देखिए यहाँ पर, अभी मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं ऑक्सीकरण और अवकरण को, फिर मैं आपको एक साथ बताऊंगा, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, आप लोग वीडियो पर बने रहें खाली। आगे देखिए,
यहाँ पर जैसे कभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन था किसके साथ यहाँ पर योग होता है या फिर किसके साथ जुड़ जाता है, तो कार्बन के साथ जुड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोलेंगे कि इसमें सी का यानी कि कार्बन का उपचयन होता है। जुड़ने का मतलब होता है, ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब होता है उपचयन, इसलिए हम लोग इसको उपचयन बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, इसलिए बोलेंगे इसमें मैग्नीशियम यानी कि Mg का क्या होता है, उपचयन होता है। बहुत ही बात सिंपल है, आप समझ सकते हैं कि क्या तरीका है, किस प्रकार से हो रहा है, हर एक चीज को समझ सकते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग यहाँ पर आगे डिस्कस करते हैं अवकरण अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश से हम लोग कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया जैसे कि ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन, अभी मैंने आपको बताया ना उपचयन, उपचयन में आपका क्या होता है, O2 का योग होता है यानी कि ऑक्सीजन का योग होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास होगा। और यहाँ पर उपचयन में आपका क्या होता है, H2 का ह्रास होता है। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, इसमें क्या होता है, उपचयन में क्या होता है, H2 का ह्रास होता है। तो अपचयन में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का योग हो जाएगा यानी कि H2 का आपका योग हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका H2 है, Cl2 है, यहाँ पर H2 भी अकेले है, Cl2 भी अकेले है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये जो Cl यानी कि जो क्लोरीन है, इसके साथ हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाता है, यानी हाइड्रोजन का यहाँ पर योग हो जाता है। और जब भी हाइड्रोजन का योग होगा तो इसे हम लोग कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे अवकरण अभिक्रिया या फिर अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है ये हमारा एक अपचयन अभिक्रिया है। और यहाँ पर देखिए क्लोरीन यानी कि जो Cl है इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि Cl2 का यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन होता है। मतलब Cl2 का यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। शायद आपको कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको एक साथ कॉम्बिनेशन करके समझाता हूं, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, एक हम लोग पढ़ रहे हैं उपचयन अभिक्रिया, एक हम लोग पढ़ रहे हैं अपचयन अभिक्रिया। इस उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश से इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इंग्लिश से इसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ये जो उपचयन अभिक्रिया है इसमें हमारा ऑक्सीजन का योग होता है, तो अपचयन में आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का ह्रास। मतलब यहां पर जो होगा इसका अपोजिट यानी कि इसका उल्टा यहां पर होगा। उपचयन में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यहां पर आप देखिए हाइड्रोजन का आपका योग होता है। यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और यहां पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। खैर अभी इलेक्ट्रॉन वाला से आपको लेना देना नहीं है, इसको कभी हम लोग और दिन डिस्कस करेंगे। पहले आपका जो काम का है आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर डिस्कस करिए। उपचयन में आपका क्या होगा, O2 का योग होगा, ठीक है, या फिर H2 का ह्रास होगा, बस ये कहानी है। यहां पर अपचयन में आपका क्या होगा, या तो O2 का ह्रास होगा या फिर H2 का योग होगा। मतलब दो कहानी है यहां पर। और देखिए ये जो उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया है ना, ये कभी भी अलग अलग नहीं होता है, बल्कि साथ साथ होगा। भले ही आपको नहीं लग रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लगेगा कि ये जो अभिक्रिया है इसमें केवल और केवल हमारा उपचयन ही हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उपचयन और अपचयन हमेशा साथ साथ होगा। जैसे अभी आप देख लीजिए, जैसे आप इस अभिक्रिया को देखेंगे C+O2 को देखेंगे तो यहाँ पर आपका बन गया CO2। आपको लगेगा कि सर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन है और यहाँ पर CO2 बन जाता है, यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि सर, आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमारा उपचयन भी हो रहा है अपचयन भी हो रहा है। हमको तो समझ में आ रहा है कि ये उपचयन हो रहा है, अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है, लेकिन हम लोग कैसे मानेंगे कि यहाँ पर अपचयन भी हो रहा है। लेकिन आप इस बात को याद रखिए, आपको मैं बताऊंगा, अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर जो भी हमारा अभिक्रिया होता है, ये जो उपचयन अपचयन अभिक्रिया है ना, ये हमेशा साथ साथ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। बात समझ में आया, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। और इस चीज को आपको अगर अच्छे तरीके से समझना है तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर जानना पड़ेगा, और इस पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगा, जो जिससे आपका कंसेप्ट जो है ना अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप जान लीजिए कि आपको यही जानना है कि ये जो उपचयन अपचयन अभिक्रिया है ना, ये हमेशा साथ साथ होता है। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और यहाँ पर उपचयन में क्या होगा, O2 का योग या फिर H2 का ह्रास। अपचयन में क्या होगा, O2 का ह्रास या फिर H2 का योग। मतलब ये कंडीशन है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल लीजिए तब आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर CuO है, यहाँ पर Cu है। आप खुद देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना कि O2 का क्या हो गया, O2 माना ऑक्सीजन, ठीक है, O2 का क्या हो गया, ह्रास हो गया। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर H2 में हमारा O नहीं है, जबकि यहाँ पर H2 में हमारा O आ गया है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, O2 का योग हो गया, O2 का क्या हो गया, योग हो गया। और अभी मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया सर, देखिए कि अगर आपका O2 का योग होता है ना तो इसे हम लोग बोलते हैं उपचयन। क्या बोलेंगे, उपचयन। O2 का योग हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे उपचयन। उपचयन, कहानी खत्म, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
बात समझ में आया। यहाँ पर O2 का ह्रास हो रहा है तो O2 का ह्रास होने से होता है अपचयन, अपचयन। बात क्लियर। अब यहां पर आइए आप, यहां पर देखिए H2S है और यहां पर सिंपल सा आपका S है, मतलब यहां से यहां आते आते देखिए यहां पर आपका H2 है और यहां पर आपका H2 नहीं है, मतलब H2 का क्या हो गया, H2 का ह्रास हो गया। बात को समझिए, H2 का क्या हो गया, ह्रास हो गया। और यहां पर देखिए Cl में हमारा हाइड्रोजन नहीं है, जबकि यहां पर Cl में हमारा हाइड्रोजन आ जाता है, मतलब यहां पर क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन का योग हो जाता है। बात समझ में आया। और अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, आप यहां पर देखिए कि अगर आपका H2 का ह्रास होगा ना, H2 का ह्रास होगा तो इसे हम लोग बोलेंगे उपचयन। तो देखिए कहां पर आपका ह्रास हो रहा है, तो यहां पर आपका ह्रास हो रहा है तो इसको बोलेंगे उपचयन। बात को समझ लीजिए। और ये हो जाएगा हमारा अपचयन। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, कितना आसान है, आप समझ सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर से ये और क्लियर हो जाता है, लेकिन अभी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को नहीं पढ़ रहे हैं। सिंपल सा जो कंसेप्ट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, उसी को लेकर अभी हम लोग समझ रहे हैं। आगे देखिए, यहां पर आपको समझना है, एक हमारा होता है उपचयित पदार्थ और एक होता है अपचयित पदार्थ। देखिए बात सिंपल है, यहां से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पर CuO था, यहां पर Cu बना, मतलब यहां पर अपचयन हुआ। क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो यहां पर जो अपचयित पदार्थ आपका हो जाएगा ना, अपचयित पदार्थ, तो यहां पर आपका जो अपचयित पदार्थ हो जाएगा, कौन वाला हो जाएगा, ये वाला, ये जो होगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपचयित पदार्थ Cu, क्योंकि इसी के चलते तो अपचयन हुआ ना, इसी के चलते अपचयन हुआ। यहाँ पर देखिए Cu था, यहाँ पर Cu हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से ये जैसे उपचयन हो रहा है तो यहाँ पर हमको उपचयित पदार्थ लिखना है, तो उपचयित पदार्थ आप कैसे लिखेंगे, उपचयित पदार्थ कैसे लिखना है, तो यहाँ पर ये जो H2 होगा ये हमारा हो जाएगा उपचयित पदार्थ। मतलब देखिए आपको तीर चिन्ह की साइड में आपको नहीं देखना है, तीर चिन्ह की साइड में आपको नहीं देखना है, हमेशा आपको तीर चिन्ह की साइड में देखना है। जिसमें आपका अपचयन होगा वो आपका हो जाएगा अपचयित पदार्थ, और जिसमें आपका उपचयन होगा वह हो जाएगा आपका उपचयित पदार्थ। तो उसी प्रकार से आप इस चीज को समझ सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर CuO हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, आप देख लीजिए यहाँ पर, तो CuO आपका क्या अपचयित पदार्थ है। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप, ये जो CuO है ये हमारा अपचयित पदार्थ है, अपचयित पदार्थ। और ये जो है H2 ये हमारा क्या है, उपचयित पदार्थ। बहुत ही सिंपल बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उपचयित पदार्थ। यहाँ पर आपको इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दूंगा, आपको टेंशन लेना है। यहाँ पर अगर बात किया जाए, देखिए मैं यहाँ पर ही डिस्कस करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ही आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर आपका उपचयन हुआ है ना, यहाँ पर आपका उपचयन हुआ है तो यहाँ से आपको उपचयित पदार्थ मिलेगा, उपचयित पदार्थ। तो यहाँ पर आपको उपचयित पदार्थ क्या मिलेगा, देख लीजिए, ये वाला, ये जो होगा ये हमारा उपचयित पदार्थ हो जाएगा, यानी कि H2S। यहां पर ये हमारा अपचयन हुआ है तो यहां से हमको मिलेगा अपचयित पदार्थ, अपचयित पदार्थ। तो यहां पर ये वाला जो होगा, ये वाला जो होगा ये हमारा हो जाएगा अपचयित पदार्थ। देखिए कितना सिंपल है, आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर आपके सामने बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे कि यहां पर C+O2 से CO2, आपको साफ साफ पता है कि ये हमारा एक क्या है, उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। या फिर आप बोल सकते हैं जैसे यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन भी है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी है, यानी यहाँ पर O2 का योग हुआ है। और जब भी O2 का योग होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया है तो यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन क्या है, उपचयित पदार्थ है। और यहाँ पर देखिए ये जो O2 होता है ना, O2 हमारा अपचयित पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो मैग्नीशियम है ये हमारा उपचयित पदार्थ है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन हो जाएगा ये हमारा अपचयित पदार्थ हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए H2 + Cl2 है, H2 + Cl2 है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, H2 का योग हो रहा है, यहाँ पर H2 का योग हो रहा है। और जब यहाँ से देखिए, यहाँ पर आप बात को समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर आपका Cl है, यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला आपका केवल और केवल Cl है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन भी है, यानी यहाँ पर आपका H2 का योग हो गया। और H2 का जब योग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। तो ये जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, अपचयित पदार्थ हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अपचयित पदार्थ। तो इसी प्रकार से आप हर एक को बना सकते हैं। आप देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट करिए, मैं आपको जरूर बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। शायद तो आपको समझ में आ गया और आपको समझना क्या है। जैसे अगर आप इसका बात करेंगे, जैसे यहाँ पर Na है, यहाँ पर Na के साथ देखिए O भी है, मतलब यहाँ पर उपचयन हो रहा है, तो उपचयन होने से ये हमारा क्या हो जाएगा, उपचयित पदार्थ। तो हमने लिखा नहीं ये उपचयित पदार्थ, तो जो बच गया वो हमारा अपचयित पदार्थ हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देख लीजिए PbO है, यहाँ पर O है, यहाँ पर आपका O नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आपका अपचयन हुआ। अपचयन होने से क्या बोलते हैं इसको, अपचयित पदार्थ बोलेंगे, तो ये हमारा अपचयित पदार्थ है। उसी प्रकार से कार्बन में यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन आ गया है, मतलब यहाँ पर उपचयन हुआ है, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये हमारे क्या उपचयित पदार्थ है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं उपचयित पदार्थ, अपचयित पदार्थ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आप आसानी से बता सकते हैं।
आगे देखिए आगे का कंसेप्ट क्या है। देखिए उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ जाता है, और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का अनुपात घट जाता है। यहाँ पर बढ़ने का मेन कारण क्या होता है, क्योंकि जो ये उपचयन है ना, उपचयन कब होता है, जब ऑक्सीजन का योग होता है, और जाहिर सी बात है जब ऑक्सीजन का योग होगा तो इसका अनुपात भी तो बढ़ जाएगा ना। बस सिंपल सा कहानी यहाँ पर वही है। आगे देखिए, अब बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको हम लोग अम्ल क्षारक चैप्टर में भी पढ़ेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया कराते हैं ना, तो लवण और जल का निर्माण होता है, और ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो आपको बात सिंपल है, यही बात आपको याद रखना है कि जब अम्ल और क्षारक के बीच जब अभिक्रिया होगा ना, तो लवण और जल का निर्माण होता है। इसको आप याद करके रख लीजिए, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम में। अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होने से क्या क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। तो यहां पर देखिए ये वाला जो NaOH है, ठीक है, ये जो NaOH है ये हमारा एक क्षारक है, ठीक है। NaOH क्या है, एक क्षारक है। मतलब आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए अम्ल जो है, अम्ल के रूप में हमने यहाँ पर एक ले लिया HCl ले लिया, क्षारक के रूप में हमने यहाँ पर NaOH ले लिया, और जब अभिक्रिया कराएंगे देखिए यहाँ पर ये जो H है और ये जो OH है, ये दोनों मिलाकर H2O का निर्माण करेगा, और यहाँ पर ये जो Cl है और ये जो Na है ये मिलकर क्या करेगा, NaCl का निर्माण करेगा। तो उसी प्रकार से जब हम लोग HCl और NaOH का अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl प्लस H2O का निर्माण होता है। यहाँ पर NaCl जो ये हमारा लवण है, ये जो H2O है ये हमारा जल है, ये जो NaOH है ये हमारा क्षारक है, और ये जो HCl है ये हमारा अम्ल है। मतलब कहने का मतलब बात सिंपल है कि अगर हम लोग अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनेगा। उसी प्रकार से बोल सकते हैं कि अगर हम लोग क्षारक और अम्ल के बीच अभिक्रिया कराएंगे तब भी लवण और जल बनेगा। और यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप नोट डाउन करके रख लीजिए, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा कि अम्ल और क्षारक के बीच जो अभिक्रिया होता है उसमें जल के साथ क्या बनता है या फिर लवण के साथ क्या बनता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। बात सिंपल है, जो प्रकाश की उपस्थिति यानी कि जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे ये जो एग्जांपल आप देख पा रहे हैं ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जांपल है, और इसका जो उपयोग है इसका हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज करते हैं, यानी कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम लोग इसका यूज करते हैं। बस यही बात था यहाँ पर। आगे देखिए आगे आपका क्या है, कुछ पॉइंट है देख लीजिए जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया, शुरू में ही बता दिया। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, मैंने आपको बताया। आप देखिएगा हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जो भी हमारे पास रासायनिक समीकरण होता है उसे हम लोग संतुलित करते हैं। मतलब यहाँ पर इधर जो जितना भी रहेगा इधर भी उतना ही करते हैं। मतलब दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, समान करते हैं, संतुलित करते हैं। क्यों करते हैं, तो देखिए एक नियम है जिस नियम को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये जो नियम है इस नियम को पूरा करने के लिए, इस नियम को एकदम फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए संतुलित करते हैं। आगे क्या है कि फोटोग्राफी में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग होता है। अभी मैंने आपको बताया जो फोटोग्राफी है यानी कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है, जो फोटोग्राफी जो होता है उसमें हम लोग किस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। अभी मैंने आपको बताया। आगे देखिए, शरीर में भोजन का पचना, जो शरीर में जो भोजन पचता है ये कैसी अभिक्रिया है, तो ये एक वियोजन अभिक्रिया है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिए क्या है यहाँ पर कि ग्लूकोज का विघटन एक उष्माशोषी अभिक्रिया है। मतलब ग्लूकोज का जो टूटना है ना, टूटना, देखिए जब भी टूटेगा कोई भी चीज तो उसके लिए तो हमें उष्मा चाहिए ना, कोई भी चीज को तोड़ने के लिए हमें उष्मा चाहिए। इसलिए ग्लूकोज का जो विघटन होता है ये कैसी अभिक्रिया है, तो ये एक उष्माशोषी अभिक्रिया है। इसको आप याद कर लीजिए। जो श्वसन है, श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए बात को समझिए, ग्लूकोज का जो विघटन है ये उष्माशोषी है, और जो श्वसन है ये एक उष्माक्षेपी है। क्योंकि श्वसन के उपरांत हमें देखिए जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो जो श्वास लेते हैं इससे हमें ऊर्जा मिलता है। तो यहाँ से हमें जब भी ऊर्जा मिलता है इसका मतलब क्या होता है कि एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे देखिए, आप चिप्स जरूर खाए होंगे, तो चिप्स का जो पैकेट होता है या फिर जो कुरकुरे का जो पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है। आप बोल सकते हैं कि N2 गैस भरा हुआ होता है। आगे देखिए कि कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन गैस उसे उपचयन से रोकने के लिए भरा जाता है। मतलब उपचयन से रोकने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। जंग लगना क्या है, तो जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। जंग का सूत्र क्या होता है, Fe3O4 2H2O। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। परीक्षा में क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि लोहे की वस्तुओं को हम लोग पेंट क्यों करते हैं, तो संक्षारण यानी कि जंग से बचाने के लिए करते हैं।
मैग्नीशियम को हवा में जलाना कैसी अभिक्रिया है, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है हमारे पास। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना कैसी अभिक्रिया है, तो ये एक उपचयन अभिक्रिया है, मैंने आपको पहले ही बताया। लोहे में जंग लगना कैसी अभिक्रिया है, तो ये भी एक उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन को रोकने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रति उपचायक। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, या फिर इंग्लिश से बोलिए एंटीऑक्सीडेंट या फिर प्रति उपचायक। दैनिक जीवन में ऑक्सीकारक के प्रभाव अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दैनिक जीवन में जो ऑक्सीकारक प्रभाव का जो उदाहरण है क्या है, एक संक्षारण है, दूसरा हमारा क्या है, विकृत गंधीयता है। आगे देखिए क्या है कि बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है। देखिए मैंने द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपको पढ़ाया था कि Na2SO4 प्लस BaCl2 से क्या होता है, BaSO4 प्लस 2NaCl बनता है। तो यहाँ से देख सकते हैं ना, बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर देती है। जो बेरियम है यहाँ पर यहाँ से सोडियम को हटा देता है, विस्थापित कर देता है, वही बात यहाँ पर बोला गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सोडियम। लो चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से कौन सी गैस बनती है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस। आगे क्या है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो जो भूरे रंग का जो तत्व होता है इसे हम लोग कॉपर कहते हैं, और जब कॉपर को हम लोग वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो यहाँ पर CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है जो काले रंग का होता है। तो बस वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। आगे देखिए आगे क्या है हमारे पास। तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, पदार्थ का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। तो देखिए सफेदी करने के लिए एक्चुअली में हम लोग चूना का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो पदार्थ का जो नाम है क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड नाम है। ठीक है, और इसका जो सूत्र होता है CaO। देखिए कैल्शियम थोड़ा गलती है यहाँ पर, आप इसको कुछ इस प्रकार से लिखिएगा, कैल्शियम आपका ऐसे होता है। ठीक है, तो कैल्शियम आप इस प्रकार से लिख दीजिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग CaO बोलते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है CaO। चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3 जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और संगमरमर का भी सूत्र ही होता है। ठीक है, संगमरमर। ठीक है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3 ही होता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आप लिख लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र होता है। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, CaOH2 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। चूना की जल के साथ अभिक्रिया, देखिए ये हमारा चूना है CaO। ठीक है, जब जल के साथ इसका अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस यहाँ पर हमारा उष्मा बनता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे क्या एक उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें उष्मा बन रहा है। आगे देखिए आगे आपका क्या है, यहाँ पर हमें एक अभिक्रिया दिया गया है क्या कि Na2SO4 प्लस BaCl2 से BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ पर हमें अवक्षेप का नाम बताना है और इसका रंग बताना है। तो यहाँ पर ये जो BaSO4 है ना, ये हमारा अवक्षेप है, और इसका जो रंग होता है क्या होता है, सफेद यानी कि व्हाइट कलर होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, जो भी कंसेप्ट था, जो भी क्वेश्चंस था, जो भी ट्रिक था। शायद वीडियो आपको पसंद आया होगा। और देखिए हमारा जो अगला लेक्चर आने वाला है, अगले लेक्चर में हम लोग अम्ल क्षारक एवं लवण के कंप्लीट चैप्टर को एक ही वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।